ठीक है, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसको क्या कहते हैं, GIF। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम पता है सबको, ये काम क्या करता है? सर नियरेस्ट लेफ्ट हैंड इंटीजर पे हाँ, नियरेस्ट इंटीजर नहीं कह सकते, नियरेस्ट लेफ्ट हैंड इंटीजर। हाँ, नियरेस्ट Preceding लेफ्ट हैंड इंटीजर वो एज एन आउटपुट देता है। तो अगर मैं इसका एक से छोटा सा डेफिनेशन लिखना चाहूँ, तो इट गिव्स एन आउटपुट, इट गिव्स एन इंटीग्रल आउटपुट which is just less than the input, less than or equal to, it gives an integral output which is less than or equal to the input। तो जैसे मान लो GIF ऑफ 5.2 अगर मैं निकालूं तो वो क्या बनेगा? 5 बनेगा। GIF ऑफ 5.99 निकालेंगे वो क्या बनेगा? 5 ही बनेगा। राउंड ऑफ नहीं करना हम लोग को, कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि राउंड ऑफ करने वाला फंक्शन है ये, नहीं, ये कौन सा फंक्शन है कि जो भी उसका इनपुट है उससे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन होगा वो बताना है, इसका ये काम है। अच्छा, अगर इनपुट खुद एक इंटीजर हो तो वो सेम आउटपुट देता है, वो सेम आउटपुट देगा। अच्छा, GIF ऑफ -2.3 ये कितना होता? -3 होता। यस, तो कभी कभी बच्चों को लगता है कि वो -2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। -2.3 से जस्ट छोटा वाला जो इंटीजर है वो कौन सा होता? -3 होता। ठीक है, तो ये GIF का काम होता है। और अब हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको, इस फंक्शन को ना पीस वाइज फंक्शन भी कहा जाता है। कौन सा फंक्शन? पीस वाइज फंक्शन। क्योंकि इसका ग्राफ हम लोग पीसेज में बनाते हैं। तो जैसे मैं क्या करता कि जैसे पहले यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लेता हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं ना? हाँ, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। तो अब जैसे मान लो अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में होता, केस 1 लिया जैसे मान लो मैंने कि अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में होता, तुम कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो 0 से 1 के बीच में है, तो उसका GIF क्या होता? कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में है उसका GIF क्या होता? 0 होता। मतलब फॉर any value of x between 0 से 1 y will be what? 0। मतलब तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 लिया तब भी y 0, x इज इक्वल टू 0.1 लिया तब भी y 0, 0.2 लिया तब भी y 0। तो ऐसे क्या होता? ऐसे कुछ इस टाइप का हॉरिजॉन्टल टाइप का बन रहा होता। अच्छा, 1 पे जब तुम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे होते तब y की वैल्यू तो 1 आ रही होती। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया,
एक हॉलो सर्कल बना दिया। समझ में आया? Yes, sir. अब केस 2, जैसे केस 2 में मैंने x को 1 से 2 के बीच में लिया, तो अगर जैसे मान लो कोई नंबर 1 से 2 के बीच में है तो उसका GIF क्या होता? 1 1 तो मतलब अगर x 1 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू हमेशा 1 1 1 1 ऐसे आ रही होती। तो हमारा ग्राफ कैसा होता? कुछ ऐसे टाइप का होता, और यहाँ पे सामने क्या लिखा होता? 1। ऐसे ही जब x 2 से 3 के बीच में होता तब ये वाला होता, और फिर ऐसे ही ये सीढ़ियाँ थ्री। जब x 0 से -1 के बीच में होता तो इसका ग्राफ कुछ यूं हो रहा होता, -1। फिर -2 से -1 के बीच में कुछ यूं हो रहा होता, -2, और ऐसे ये चलता जाता। अच्छा, ये ग्राफ जो है अगर तुम देखो तो एक तरीके से सीढ़ी टाइप का दिख रहा है, सीढ़ी ऊपर जाती हुई। देखो सीढ़ी ऊपर जाती हुई दिख रहा है। तो इस फंक्शन को स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। कौन सा फंक्शन? स्टेप अप फंक्शन। ठीक है, तो GIF को हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोर भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये इसका ग्राफ हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे सॉरी, इसका ग्राफ कैसे बना? क्लियर है ये सबको, सारे बच्चों को? यस सर। ओके। सो अब इसके पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताओ इसका डोमेन क्या होता? X belongs to R. ऑल रियल नंबर, -∞ से लेके +∞ तक। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर शायद हो सकता है कि इंटीजर पे डिफाइंड ना हो। ऐसा नहीं है। जैसे मान लो 2 पे मैंने अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो ठीक है, यहाँ पे तो मीट नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर कहीं मीट कर गया ना। और प्लस साथ में हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि GIF लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि तुम किसी भी नंबर का GIF ले सकते हो, या तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? पर एज लॉन्ग एज रियल है कोई भी ले सकता है। हाँ, एज लॉन्ग एज रियल है कोई भी ले सकते हैं, मतलब सारे इनपुट्स ले सकता है। GIF को जो इनपुट मिले सारे मिलेगा वो। तो डोमेन जो है -∞ से +∞ हो गया। अच्छा, इसका रेंज का क्या बात हो रहा होगा? व्हाट विल All integers. all integers y belongs to z, कैपिटल Z, इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, इसके कंटिन्यूटी के बारे में मैं क्या डिस्कस कह सकता हूँ? Non-continuous. discontinuous Discontinuous Continuous at all integers. At x belonging to integers and continuous elsewhere। ठीक है। अच्छा, इसके रूट्स के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? What can I comment about its root? Sir, X belongs to 0 to 1. Very infinite roots and हाँ, Infinite इनफाइनाइट नंबर roots. ऑफ रूट्स होंगे, और वो पूरे के पूरे एक इंटरवल होगा। 0 to 1 0 to 1. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, और वो पूरा के पूरा एक इंटरवल होगा 0 से 1। फिर उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो रही होगी? not defined Not हाँ, नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड।
तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सारी की सारी चीजें नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी कह दो। और ऐसे ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें हुई हमारी। एसिम्पटोट्स वगैरह कुछ ऐसा सच होंगे नहीं इसके। तो बस ये कुछ जनरल बातें हो गई हमारी जीआईएफ के रिस्पेक्ट में, उसके ग्राफ के रिस्पेक्ट में। सर कॉन्केविटी भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन है ना। Not defined. यस हाँ, तो कॉन्केविटी की बात ही नहीं करते हम लोग। कॉन्केविटी किसके लिए की जाती है? कर्व से रिलेटेड कॉन्केविटी की बात की जाती है। सर हम कोई भी ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं क्या, या सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएंगे? हम लोग मतलब अगर प्रॉपर वे से देखा जाए तो मैं ये बताता हूँ कि ये ग्राफ, देखो अगर जैसे ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ दिस ग्राफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। और और अगर कोई ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो उसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब ठीक है, रफ लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, लेकिन प्रॉपर तरीके से बोलना हो तो ये बोलना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ हो रहा है, क्योंकि बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है ना। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस 2.5 पे कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे? 3 पे। समझ गई सर। सर ये ग्राफ नॉन पीरियोडिक है ना? हाँ, ये ग्राफ नॉन पीरियोडिक ग्राफ है, क्योंकि अगर तुमने कॉपी पेस्ट किया एक तरीके से तो ये एंटर की दबा के कॉपी पेस्ट किया, अगर तुम देखो तो। और हाँ मैंने सर। क्या बताया था कि हम लोग जो है अगर स्पेस बार दबा के कॉपी पेस्ट हो रहा है तब पीरियोडिक होगा, एंटर की दबा के कॉपी पेस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो दिस इज अ नॉन पीरियोडिक ग्राफ। ठीक है, तरुण ने एक क्वेश्चन पूछा, एक अच्छा क्वेश्चन है कि जीआईएफ ऑफ 5.999 और यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है वो इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी भी जैसे ये जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हो तो उसको मैं 6 लिखता हो हूँ। जाएगा ना सर? हाँ, उसको मैं 6 लिखता हूँ अगर इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हो तो ये 6 हो जाता। लेकिन अगर तुम्हारा सॉरी, लेकिन अगर तुम्हारा ऐसे होता 5.9999 और आखिरी में मैं एक 9 और लिख दिया होता, इसका मतलब क्या हुआ? 9 फाइनाइट टाइम्स लिखा है 9, तो फिर ये जो है 5 हो जाता। समझे? Yes, sir. गुड। तो ये बात हुई हमारी किसकी? जीआईएफ की बात हुई, जीआईएफ के ग्राफ की बात हुई। अच्छा, वैसे जीआईएफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो अभी हम लोग आगे करेंगे जब जीआईएफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बस जस्ट उसका ग्राफ पढ़ रहे हैं, सारे फंक्शंस के ग्राफ पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ आता है वो होता है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका क्या मतलब है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट नाम से क्या पता चल रहा है कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट देगा। जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.01 लिखूं तो 5.01 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.01। मतलब इंटीजर को छोड़ के जो बाकी का वो है। ठीक है, जैसे मान लो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.93 लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? 93। 0.93. 93।
अच्छा, मैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 लिखूं तो वो क्या हो Zero. जाएगा? 0. 100. 0. 0। किसी भी इंटीजर का तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3, 0.7. 0.7. यस 0.7, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता है। मतलब -2.3 को हम लोग को ऐसे लिखना होगा, -3 + 0.7, ठीक है। तो इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ 0.7। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, कोई भी नंबर जो होता है, एनी नंबर x, that is sum of its integral part plus its fractional part, ठीक है। कोई भी नंबर x is the sum of its integral part plus its fractional part। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हर नंबर का अपना एक इंटीग्रल पार्ट होता है, अपना एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और उन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। फाइन। तो जैसे मान लो मैं 5.6 लिखूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5 + 0.6। तो ये जो 5 है वो उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है, और ये जो 0.6 है ये उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसे ही मैं अगर -2.4 लिखता, तो -2.4 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता बताओ? -3. -3 हो, और फ्रैक्शनल पार्ट होने के लिए फिर उसको 0.6. 0.6 बनाओ, तो इसलिए अच्छा। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट यह है। समझ में आई बात? सो अगर मेरे से कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो ये क्या होगा? 0. 0. 0 होगा। दिस विल बी 0। क्लियर है? क्यों? Integral part integer होगा and fractional part of Integer. integer is 0. हाँ, Fractional इंटीग्रल part of पार्ट integral. तो आउटपुट जो है वो खुद एक इंटीजर देगा, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट को इनपुट एज एन इंटीजर मिल रहा है तो वो आउटपुट क्या देगा? 0 दे देगा। 0. ओके, वेरी गुड। अच्छा, कोई मेरे से पूछे इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 0. ये 0. क्या होगा? हाँ, 0. 0. 0 होगा। Yes, sir. कैसे? सर अगर अगर फ्रैक्शनल higher पार्ट वाला लेंगे तो वो Fractional part 0 और 0 1 के से बीच लेके में होगा। 1 के बीच में होगा, और उसका उसका इंटीग्रल इंटीजर पार्ट 0। 0 होगा. तो देखो, कभी भी किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 to 1. 0 और 1 तक पहुंच नहीं पाती। Bracket. 1 पे ओपन ब्रैकेट होता है। 1, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता था क्या? नहीं सर. नहीं सर. नहीं। जैसे मान लो मैं 9.99 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखता, तो वो 0.99 हो जाता। लेकिन जैसे ही मैं इसको और बढ़ा के 10 कर दिया होता, तो वो क्या हो जाता? वापस 0 हो जाएगा. 0 हो जाता। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते थे। तो हमको क्या पता चला कि फ्रैक्शनल पार्ट अपना कैसा आउटपुट देता है? 0 से 1 के बीच में। तो अगर इंटीग्रल पार्ट को एज एन इनपुट 0 से 1 के बीच में मिल रहा है कोई, तो वो आउटपुट क्या देगा? 0 देगा। दैट विल गिव 0 एज एन आउटपुट। सर वो जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था 5.999 एंड इनफाइनाइट टाइम्स, सर उसका फ्रैक्शनल पार्ट फिर हम 1 लिखेंगे या 0.9999? उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 लिखोगे तुम, क्योंकि
5.999 and infinite times is exactly 6. 6 तो 0. ओके सर. तो इसका अगर तुमसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछे तो यू विल राइट 0. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. ये लिख लिया तुम लोगों ने जो भी हमने लिखा यहाँ पे. तो अब आती है बात ग्राफ की. मतलब अभी तो थोड़ा बहुत हम लोग ने फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में जाना. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ग्राफ ऑफ y is equal to fractional part of x. ग्राफ ऑफ y is equal to fractional part of x. तो अब देखो हम लोग को ये पता है कि x is equal to integral part of x plus fractional part of x. मतलब fractional part of x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीजर माइनस GIF. x minus GIF of x. मतलब इसकी बजाय अगर मैं y is equal to x minus GIF of x का ग्राफ ड्रॉ करूं तब भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब देखो इसको भी हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? पीस वाइज, मतलब केसेस ले लेके. तो पहले एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं. तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया. वाई, ठीक है. अच्छा, मैंने पहला केस क्या लिया? केस 1 लिया कि इफ एक्स इज बिटवीन 0 से 1. अगर x 0 से 1 है और हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना था तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट क्या होता बताओ? 0. 0. मतलब मैं अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं 0 से 1 के बीच में बस, तो 0 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स. पता है कैसा होता है तुम लोग को? ऐसे टाइप का होगा. बस 0 से 1 के बीच में ही ये वैलिड होगा, इसलिए बस उतना ही ड्रॉ किया. x बिलोंगिंग टू 0 से 1 के बीच में. अच्छा, 1 पे जब तुम्हारी x की वैल्यू 1 होती, जब तुम्हारी x की वैल्यू 1 होती तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 हो वैल्यू जाता. 0 होती. 0 हो जाता. मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल और यहाँ पे सॉलिड, और ये जो पॉइंट होता ये 1 होता हमारा, और ये ऐसे नीचे आ जाता. चलो अब दूसरा केस लिया मैंने, केस 2. अगर x हमारा 1 से 2 के बीच में होता तो हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करते? y इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मतलब 1. मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करते. अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या होता है? मतलब कैसे टाइप का होता होगा? जो x इज इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है ना, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे जो 1 वाला पॉइंट है उससे पास करता होगा. मतलब वो इसी पॉइंट से पास करेगा और 2 तक जाना है, फिर हॉलो सर्कल, फिर से हॉलो सर्कल, ऐसे टाइप का. अब होगा क्या? यू विल सी दैट दिस थिंग विल कीप ऑन रिपीटिंग. समझ में आया? और इधर भी सेम कहानी होगी. ठीक है, और सारे के सारे पॉइंट्स 1 वाले होंगे. ठीक है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे होंगे ये 1 वाले पॉइंट पे. इधर भी ग्राफ ऐसा ही होता और इधर भी ग्राफ ऐसा ही होता. ठीक है, समझ में आया तुम लोग को कि कैसे
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना। यस सर। यस ये सारे के सारे एंगल्स 45 डिग्री वाले होते हैं, सारी की सारी पैरेलल लाइंस होंगी, लाइन सेगमेंट, लाइंस क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट होंगी। So this is the graph of y is equal to fractional part of x. अब इस ग्राफ को देख के अगर मैं पैरामीटर लिखना चाहूँ तो बताओ भाई, डोमेन क्या होना होगा? ऑल रियल नंबर All real numbers. ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, इसका रेंज क्या होना होगा? क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0 0 से to 1 1. राउंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। 0 पे क्लोज और 1 पे क्या, ओपन हो गया। फिर इसके रूट्स, व्हाट विल बी द रूट्स? ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स यस, रूट्स मतलब ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे सबसे पहली बात तो। और वो क्या होंगे? x x belonging to belongs to r natural numbers z, integers net इंटीजर्स। रूट्स के बाद इसकी कंटिन्यूटी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, डिसकंटिन्यूअस सेट। Discontinuous Discontinuous set set x all belongs to belongs to integers. r हाँ, डिसकॉन्टिन्यूअस at x belonging to z and continuous elsewhere, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है? periodicity periodicity ये ग्राफ पीरियोडिक है क्या? yes हाँ सर। यस सर। हाँ, ये ग्राफ पीरियोडिक है। और इसका पीरियड कितना होता? 1 1 1 यूनिट का पीरियड होता इसका। So this graph is periodic with period 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसकी बात करते थे? मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू की बात करते थे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। 0. 0 होगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। Does not exist. हाँ, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये 1 के करीब तो पहुंच रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 1 हो पा रहा है क्या? नहीं, ये एग्जैक्टली 1 तो नहीं हो पा रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अच्छा, मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा भी एग्जिस्ट करेगा क्या? x belongs to Sir, z। x belongs to integer. x बिलोंग्स टू इंटीजर। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दैट वोंट एग्जिस्ट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भाई जब मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात कहाँ से होती? बस एसिम्प्टोट्स वगैरह तो है नहीं इस ग्राफ के, तो पॉइंट छूटा, ये हो गया। चलो, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है। अच्छा, सिग्नम एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है क्या हम लोगों ने, की बात की अभी? सिग्नम एक्स का नहीं सर नहीं किया है ना? चलो, तो नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स का डेफिनेशन क्या होता है? सर किया है? mod x upon x Sir, सिग्नम x हो चुका है. सर किया हम लोग ने या है ना, वही मेरे को याद आ रहा है यार, ऐसे टाइप का ग्राफ होता था इसका, ऐसे -1 और 1 ऐसे Yes sir, किया है. चलो ठीक है, ओके, तो फिर ये नहीं करेंगे। चलो, फिर ये सारे हमारे ग्राफ्स हो गए। हाँ, एक और ग्राफ है, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखो।
तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वी ड्रॉ, लिखते जाओ जल्दी जल्दी, ग्राफ ऑफ fx and gx find their point of intersection, find their point of intersection। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, दोनों को आपस में इक्वेट करके, बाय यूजिंग fx is equal to gx, find their point of intersection by using fx is equal to gx। now shade that portion of graph which is lying above the other segments। मैक्सिमम के केस में, जैसा एक एग्जांपल दिखाता हूं तो समझ में आएगा तुमको। ये एक बार लिख लो, फिर एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। चलो लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो जैसे से इसको अब मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब, ठीक है। y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मेरे स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहली बात कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए उन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब इससे x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का ग्राफ इंडिविजुअली सेम ग्राफ शीट पे ड्रॉ करूंगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता, ऐसा होता। अच्छा, एक्स क्यूब का ग्राफ कहाँ पे मीट करने वाला था, x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हो गया और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता कि ऐसे नीचे से आता। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये ग्रीन वाला ग्राफ ब्लैक के नीचे से जाता कि ब्लैक के ऊपर से जाता? सर नीचे से। नीचे से। नीचे से जाता। ओके, नीचे से जाता ये। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करता से, और फिर ये ऊपर ब्लैक के ऊपर जाता कि ब्लैक के नीचे? ऊपर। फिर ऊपर जाता। ऊपर निकल जाता। अब ऊपर जाता तो से ऐसे टाइप का हो जाता। ठीक है, मैं वन को थोड़ा और शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मान लो 1 ये वाला पॉइंट हो गया। तो
जो ब्लैक वाला है वो किसका ग्राफ है? ब्लैक वाला जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ग्रीन वाला जो है वो एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब मैक्सिमम की बात की जा रही है, तो पहले क्या करो कि जहां जहां ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को लोकेट कर दो, यहाँ पे और यहाँ पे। अब जैसे इतने पोर्शन के लिए ब्लैक वाला ऊपर है कि ग्रीन वाला ऊपर है? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला ऊपर है। Black one. तो मेरा शेड कौन सा हो रहा होता? ऊपर वाला। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मतलब ज्यादा की बात, तो मेरा शेड ऊपर वाला हो रहा होता। ठीक है, अब इन दो येलो के बीच में ब्लैक वाला ऊपर है कि ग्रीन वाला? ब्लैक वाला। ब्लैक ब्लैक वाला ऊपर है, Black one. तो ब्लैक वाले को शेड कर रहे होते। फिर इस येलो से फिर आगे तक कौन ऊपर है? ग्रीन वाला। ग्रीन ग्रीन वाला, तो इस ग्रीन वाले को शेड कर दिए होते। तो जो हमारा शेडेड पार्ट है, जिसको मैंने शेड किया, वही हमारा एक्चुअल में इस फंक्शन का ग्राफ है, मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब का। मतलब अगर तुम देखना चाहो तो कैसा दिख रहा होगा? ऐसे टाइप का दिख रहा होगा ग्राफ। तुमको बस ये पिंक वाला जो दिख रहा है ना, जिस पे मैंने शेड किया है, बस वैसा ही विजुअलाइज हो रहा होगा। उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो मिट गए होंगे या मिटा दिए होंगे मैंने। अब मैं यहाँ पे तो मिटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे मिटाने जाऊंगा तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस बनाया है ना। अगर किसी को भी जैसे इसको लगाया तो पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पिंक वाला पोर्शन शेड हो रहा है, वही हमारा ग्राफ है। समझ में आया? तो ये वाले ग्राफ्स में बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, वगैरह वगैरह। जैसे इसका रेंज क्या होगा, बताओ, व्हाट विल बी द रेंज? 0 to 0 to infinity. 0 to infinity. जीरो टू इन्फिनिटी। इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया? यस। तो अब तुमको क्या करना है, तुमको ऐसा ही एक ग्राफ ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ sin x कॉमा cos x, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ठीक है, इसका एक तो पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ। फिर उसके बाद दूसरा चीज रेंज फाइंड करना है। x 0 से 2 पाई क्यों दिया? क्योंकि sin x और cos x तो इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहे होते, तो हम कितना बना रहे होते ग्राफ?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फिर से एक्सप्लेन करूं। देखो पहले क्या किया कि दोनों ग्राफ्स ड्रॉ कर लिया और ये फाइंड कर लिया कि किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो अब ये x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट हुआ और यहाँ पे एक पॉइंट हुआ जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 था। तुम देख सकते हो कि x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम का क्या मतलब है कि ऊपर वाला ग्राफ तुमको शेड करना है, और मिनिमम का क्या मतलब होता कि नीचे वाला जो होता उसको शेड करना होता। तो जैसे इस येलो वाले से जस्ट पहले इतने पोर्शन के लिए ये वाला ऊपर है और ये वाला नीचे है, तो मैंने ऊपर वाला शेड किया पिंक वाला, ये इसको पिंक कर दिया। फिर इसके और इसके बीच में अभी भी कौन ऊपर है, ये ब्लैक वाला ऊपर है, मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम मतलब ऊपर, इसको शेड किया। फिर इस पॉइंट के आफ्टरवर्ड्स कौन ऊपर है, ग्रीन वाला ऊपर था, ये वाला ऊपर था और ये नीचे था। देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये कम वाई दे रहा है, ये ज्यादा वाई दे रहा है, फिर इसको शेड कर दिया। तो ओवरऑल जो ये शेडेड ग्राफ है वही हमारा एक्चुअल में ग्राफ है, मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई क्यूब। हाँ भाई, तो चलो भाई रेंज, एक मिनट, ये क्या होता है, तो रेंज -1 से 1 होगा क्या? रेंज माइनस सर -1 से 1/√2। हाँ सर -1 हाँ से सर 1/√2 तक। यस सर 1/√2। ठीक है, चलो। तो तो अपने क्या करते, 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो छोटा ही वाई एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। तो उसके लिए साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख लिया। बोले तो tan x इज इक्वल टू 1। अच्छा, tan x 1 कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब x इज इक्वल टू π/4 एंड पाई प्लस π/4 जो कि 5π/4। सो चलो पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है, ताकि हम लोग को cos x का ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे टाइप का कुछ हो गया cos x का ग्राफ। ठीक है, तो ये लोग जो दो पॉइंट्स पे देखो, यहाँ पे भी x की दो वैल्यूज आई है ना, और यहाँ पे भी ये लोग दो ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये वाली वैल्यू जो है π/4 हो गई और ये वाली आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 5π/4 हो गई। अब होगा क्या कि मेरे को मिनिमम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले देखो कौन से दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं। तो एक बार तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का देखना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का देखना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का देखना होगा। तो मिनिमम मतलब नीचे, तो नीचे में पहले ये शेड होता ग्रीन वाला 0 से π/4 के बीच में,
फिर π/4 से 5π/4 के बीच में cos x होगा। हाँ, रेड वाला शेड हो गया होता। फिर उसके बाद 5π/4 से 2π के बीच में ग्रीन वन, ग्रीन वाला शेड हो गया होता। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जो पिंक पॉइंट है, x की वैल्यू π/4 है, तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 और 5π/4 पे -1/√2। -1/√2। अब बारी है रेंज की। तो देखो, मिनिमम y का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? तो -1। -1 हुआ मिनिमम y का कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये सारे के सारे y के कोऑर्डिनेट अचीव हुए कि नहीं हुए? यहां तक सारे के सारे अचीव हो गए, बोलो। Yes sir. यहाँ से यहाँ तक सारे अचीव हुए y के कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो। तो इस फंक्शन का जो रेंज होता वो क्या होता? -1 से 1/√2। ठीक है। तो किसने किसने, शिवेन ने सही आंसर दिया। समझ में आया ये रेंज? यस सर। -1 से 1/√2। सर इसमें अगर आपने 0,2π नहीं दिया होता तो एक पीरियोडिक ग्राफ बन रहा था ना? हाँ, ये ग्राफ भी पीरियोडिक बन रहा होता, और ऐसे ही पैटर्न में वो कॉपी पेस्ट हो रहा होता जिस पैटर्न में ये है। ठीक है, ये भी पीरियोडिक ग्राफ बनता। ओके, सो अच्छा, अब देखो कि हम लोग ने जो है क्या कहते हैं, याद है मैंने क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ dy/dx वगैरह। यस तो यस सर। उसी प्रोसीजर पे और फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है हम लोग को। प्रोसीजर क्या क्या है, एक बार लेट मी रिमाइंड। रिवीजन टाइप का अगर लिखूं, पहला है कि डोमेन फाइंड करना होता था, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि फंक्शन वैल्यू एट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, फिर तीसरी इन्फो कि dy/dx निकालना रहता था और उसको इक्वल टू 0 करना रहता था। उससे जो x की वैल्यू आती उनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते। याद आ रहा है? फोर्थ स्टेप कि y एट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे कॉन्केविटी देखते ग्राफ की। कि जैसे मान लो dy/dx अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो पहले ग्राफ इंक्रीज हुआ होगा, फिर डिक्रीज हुआ होगा। और अगर dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो पहले ग्राफ डिक्रीज किया होगा, फिर इंक्रीज किया होगा। फिर ज्वाइन ऑल सच पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे, तुम्हारा ग्राफ बन जाता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, गुड। तो अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे तुम लोग देख ही रहे हो कि रेंज वगैरह निकालना भी हम लोग
अगर ग्राफ हम ड्रॉ कर ले रहे हैं तो रेंज वगैरह आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो एक ग्राफ है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ln x होल अपॉन x। ठीक है, इसका पहला काम क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, और दूसरा काम क्या करना है, फाइंड द रेंज। ठीक है, अच्छा इसमें ये अज्यूम कर सकते हो, वैसे मतलब ये एजम्पशन क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मतलब वैसे तो ये चीज हम लोग आगे जाके सीखते हैं ये एजम्पशन क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो ये एजम्पशन लिख लो कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तब ln x जो है वो बहुत बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू x। ठीक है, ln x बहुत बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू x। और जिनका भी ग्राफ बन जाए वो मेरे को व्हाट्सएप करना, ग्राफ फोटो खींच के।
यस, गुड, बहुत अच्छा। हम्म, ये पेन नहीं, अच्छा नहीं बनाया ग्राफ, गंदा सा बनाया तुमने। सर आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर उसमें देखो ना, मैं डीपी पे डालता हूँ ना, डीपी पे उस पे। अच्छा, यस, गुड। तुम्हारा नाम क्या है? 98194, जिसका भी। सर पार्थ। पार्थ, ओके, सही है, गुड। यस, शौनक, गुड, शौनक का भी सही है। यस, प्रतीक्षा, बहुत अच्छा। चलो, सो अपने करते हैं इस क्वेश्चन को। यस, तो इज दिस चैतल, सही है। चलो करता हूँ आप क्वेश्चन। तो पहला काम क्या होता है क्वेश्चन में? कैलकुलस में हर क्वेश्चन में पहला काम होता है डोमेन फाइंड करना, या मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन में कह दो पहला काम क्या होता है, डोमेन फाइंड करना। तो डोमेन लॉग क्या कहता है कि मेरा इनपुट जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं कहता, बस डिनोमिनेटर ये कहेगा कि मैं 0 के बराबर नहीं होऊंगा, बाकी तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं कहता। तो डोमेन x ग्रेटर देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। अब हम लोग को क्या करना है कि फंक्शन की वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन फाइंड करनी है। तो देखो, जब x 0 प्लस होता तो y क्या होता, ln 0 प्लस होल अपॉन 0 प्लस। अच्छा, ln 0 प्लस एक तरीके से माइनस इंफिनिटी होता है, होल अपॉन 0 प्लस मतलब ये एक तरीके से और माइनस इंफिनिटी की तरफ चला गया होता। इट मीन्स एक पॉइंट क्या आ गया, 0 प्लस कॉमा माइनस इंफिनिटी, ये एक इन्फो आ गई। अच्छा, दूसरा क्या था कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता, जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तो y की वैल्यू क्या होती, ln x अपॉन x। अच्छा, उसके लिए मैंने ऐसा बोला कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ln x x के मुकाबले बहुत छोटा होता है, मतलब ये वाली चीज एक तरीके से 0 के करीब हो रही होती। y तो मतलब जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तब y 0 के बहुत करीब हो रहा होता। ये दूसरी इन्फो हो गई होती हमारी। उसके बाद हम लोग क्या करते, उसके बाद अपने dy बाई डी एक्स निकालते। अच्छा, u बाय वी वाला रूल तो पता ही है सबको, क्वोशिएंट रूल। तो नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, x इंटू ln x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 बाय एक्स होता है, माइनस माइनस क्या, ln x इंटू 1, मतलब ये हो गया हमारा
1 माइनस एल एन एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, dy बाई डी एक्स को 0 करते हैं तो उससे हमारे को क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, तो उससे यहाँ से x इज इक्वल टू ई, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फाइन। तो जब x की वैल्यू e होती तो y की वैल्यू क्या होती वो देख लेते। y इज इक्वल टू एल एन ई अपॉन ई, एल एन एक्स अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन ई। बोले तो e कॉमा 1 बाय ई एक पॉइंट होता। अच्छा, अब मैं dy बाई डी एक्स का साइन देखता क्रिटिकल पॉइंट पे। ऑब्वियसली x तो 0 से बड़ा हो गई, तो देखो जब x e से बड़ा होता तो ln जो है वो 1 से बड़ा होता, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन रही होती, नेगेटिव बन रही होती। सिमिलरली जब x 0 से e के बीच में होता तो ln जो है वो 1 से छोटा होता, तो वो ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन रही होती, पॉजिटिव बन रही होती। और पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। पॉजिटिव हुआ मतलब ग्राफ इंक्रीज किया, फिर e पे dy बाई डी एक्स 0 हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज कर गया। तो अब एक इन्फो ये है हमारे पास। तो कौन कौन सी इन्फो है, ये है, ये वाली इन्फो है, ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं। So this is x axis and this one is y axis. तो देखो क्या होता भाई, जब पहले इन्फो मैं यूज करता तो जब x की वैल्यू 0 प्लस होती तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मतलब कुछ यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होता। फिर उसके बाद दूसरी इन्फो जो यूज करते, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी तो y की वैल्यू 0 प्लस, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा होता। फिर तीसरी चीज हम लोग यूज कर रहे होते कि e कॉमा 1 बाय ई एक पॉइंट होता, जब e और यहाँ पे 1 बाय ई एक पॉइंट होता और यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होता। अब बस हम लोग को क्या करना है, इन सारों को ज्वाइन करना है। ऐसे टाइप का ग्राफ हो गया, और ये जो वैल्यू है वो 1 बाय ई है। अच्छा, फॉर्चुनेटली ये वाली वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या होती बताओ? सर 1 1 होती। यस, ये तो रूट होता ना, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। रूट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को 0 पुट कर देते हैं। ln x अपॉन एक्स को 0 पुट कर दिया, मतलब ln x 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। ये रूट आ गया। तो कभी कभी रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, अगर फाइंड करना पॉसिबल हो तो। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। अच्छा, अब रेंज की बात अगर करूं तो रेंज क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से 1 बाई माइनस इन्फिनिटी से 1 बाय, 1 बाई। so range will be माइनस इन्फिनिटी से 1 बाय ई, ये अपना रेंज हो जाता। ठीक है, सर वो ग्राफ ई के बाद से नीचे बेंड होगा, वो कैसे? क्या हुआ, ई के बाद वो नीचे की तरफ बेंड होगा तो? हाँ, तो मतलब समझा नहीं तुम्हारा तो ऐसा कहने का मतलब कि ऐसे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा? नहीं, वो वैसा कैसे निकाला? अच्छा, कि कैसे नीचे बेंड होगा, मतलब डिक्रीज क्यों करेगा? हाँ,
देखो e के बाद dy बाई dx नेगेटिव है ना, तो dy बाई dx नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ग्राफ डिक्रीज करना। और ये भी तुम देख सकते हो, अच्छा बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस तुम अब देख सकते हो, जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देख सकते हो कि जैसे हमारा जो dy बाई dx था ग्राफ के शेप के रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस अब तुम देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे dy बाई dx हमारा ये आया था ना 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जब x जैसे मान लो 0 प्लस होता तो बताओ dy बाई dx क्या बन रहा होता, इन्फिनिटी टाइप की चीज बन रही होती, बोलो। हाँ सर। यस सर। और अगर स्लोप इन्फिनिटी है मतलब एक तरीके से ग्राफ का जो टेंडेंसी है वो वर्टिकल होने की टेंडेंसी है, और हमको दिख रहा है कि x की जब वैल्यू 0 होती तो ग्राफ की टेंडेंसी कैसी हो रही होती, वर्टिकल होने की टेंडेंसी हो रही होती। ओके सर। ठीक है, अच्छा जब x इन्फिनिटी होता, जब x इन्फिनिटी होता तो dy बाई dx तो ये था। अब मैंने क्या बताया था कि ln x ही जो है वो x का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो ln x क्या जो है वो x स्क्वायर का मुकाबला कर पाएगा क्या? सर माइनस इन्फिनिटी होगा ना पहले वाले में? नहीं नहीं, प्लस इन्फिनिटी होगा। 1 माइनस ऑफ लॉग 0 प्लस जो होता है ना वो माइनस इन्फिनिटी होता है। लॉग ऑफ 0 प्लस की खुद की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है ना, होल अपॉन 0 प्लस का होल स्क्वायर मतलब 0 प्लस, तो मतलब इन्फिनिटी अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा जब x इन्फिनिटी हो रहा होता तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि log इन्फिनिटी जो होता है ना वो इस इन्फिनिटी के मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करता, तो ये वाली चीज जो है वो एक तरीके से 0 की तरफ टेंड कर रही होती dy बाई dx। और 0 की तरफ टेंड करने का क्या मतलब है कि उसका स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल होना, सॉरी टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल होना, ग्राफ की हॉरिजॉन्टल होने की टेंडेंसी होती। तो ये ग्राफ कैसा हो रहा होता आगे जाके, बस ऐसे ही, मतलब एक्स एक्सिस को अपना एसिम्प्टोट बना रहा होता वो। ठीक है, मतलब ये ग्राफ आगे जाके एक्स एक्सिस के जितना करीब आ सकता था उतना तो आ जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, ये समझ में आया सबको? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड। तो थोड़ा रफ वर्क वाला एरिया खेल देते हैं। एक और ग्राफ ड्रॉ करोगे तुम लोग ऐसे टाइप का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अच्छा वैसे अब इस क्वेश्चन से ना, पहले ये इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करें, तो इस क्वेश्चन से अब मैं बहुत सारे और क्वेश्चंस बना सकता हूं अगर मेरे को ग्राफ आ गया तो। जैसे अगर मेरे से पूछे कि एक इक्वेशन है ln x अपॉन x इज इक्वल टू k, ठीक है, ln x अपॉन x इज इक्वल टू k, देन फाइंड range of k for which
above equation has one solution. सेकेंड पार्ट है टू सॉल्यूशन. थर्ड पार्ट है नो सॉल्यूशन. सर पहले के लिए x is less than 1. देखो ग्राफ देख लो. सर पहले के लिए माइनस x is less than 0. ओके. सेकंड वाले के लिए 1/e एंड थर्ड वाले के लिए 0 to 1/e. हाँ 0 to 1/e. और थर्ड वाले के लिए 1/e सेम. यस गुड. तो सब लोग अपना अपना आंसर लिखो एक बार. ये वाला कंसेप्ट पता है ना कि इज इक्वल टू के वाला. मैंने शायद ऐसा क्वेश्चन कराया था क्या तुम लोग को क्यूबिक वाले में कि इज इक्वल टू के का क्या मतलब है. जैसे मान लो इज इक्वल टू के का ये मतलब है कि के से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और वो ग्राफ को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो. तो अगर के की वैल्यू यहां से लेके यहां तक होती तो मैं कहीं से भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता तो हर बार ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा होता. एक एक पॉइंट पे ही कट कर रहा होता. सो उस केस में के की वैल्यू क्या होती हमारी होती -∞ से 0 पे क्लोज ब्रैकेट. 0 इंक्लूड क्यों किया क्योंकि वो कभी जब 0 पे 0 रीच होता नहीं करता ग्राफ साइड. हाँ तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर गया और आगे कोई चांस नहीं है इंटरसेक्ट करने का, इसलिए 0 को इंक्लूड कर लिया. अच्छा मैं 1/e को भी इंक्लूड कर लूंगा. क्यों? क्योंकि 1/e वाला भी तो लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है ना ग्राफ को. सो -∞ से 0 यूनियन 1/e को कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया. समझ में आया 1/e क्यों अलग से इंक्लूड किया? बोलो स्टूडेंट्स. यस सर. यस सर. ओके. अच्छा अगर मेरा के कुछ ऐसे टाइप का होता यहाँ से लेके यहाँ तक 1/e से जस्ट पहले और 0 से जस्ट ऊपर, तब Two जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 सॉल्यूशन दे रही होती. तो 2 सॉल्यूशन के लिए हमारा के क्या हो गया होता 0 से 1/e दोनों जगह ओपन ब्रैकेट. उसके बाद नो सॉल्यूशन मतलब ऊपर वाला मतलब बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ना करे. अगर तुम ये सब y की वैल्यू ले लो मतलब जिसको k कहेंगे तो वहां से कर्व को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो मैं क्या कहूंगा k बिलोंग्स टू 1/e से इंफिनिटी तक. नो सॉल्यूशन. ठीक है. यस. समझ में आ गया ये Yes. कैसे किया हम लोगों ने. चलो बढ़िया. अच्छा अब एक ग्राफ तुम लोग खुद से ट्राई करो. ग्राफ है y इज इक्वल टू e⁻x -x. ठीक है. अच्छा क्या अज्यूम करना है वो देख लो. अज्यूम दैट जब x इन्फिनिटी को जा रहा हो तो e⁻x जो है वो x से काफी बड़ा हो. ठीक है ये अज्यूम करना है. ऐसा क्यों होगा
वो हम लोग लिमिट्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है। हाँ, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो और क्या। चलो ड्रॉ द ग्राफ। और ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो बाकी सारे पैरामीटर्स तुम अपने आप फाइंड कर सकते हो। e raised to x minus x। सर आपको भेज दिया। हाँ सही है, गुड। यस सही है। अनीश एंड शौनक सही है। यस गुड। कैतल चलो कर लेते हैं जल्दी से। नहीं नहीं, गड़बड़ है थोड़ा पार्ट। चलो सो लेट्स फाइंड डोमेन। सबसे पहला काम क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। यस सही है। तो डोमेन जो होता, अब देखो ई को भी कोई दिक्कत नहीं होती अपने इनपुट लेने में, और एक्स तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता। ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती तो y की वैल्यू क्या आ रही होती, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी।
अच्छा, e raised to minus infinity itself is almost zero, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि e raised to minus infinity मतलब 1 upon e raised to infinity होता है। तो एक तरीके से जीरो प्लस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, बोले तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी तब y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती। उसके बाद जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी थी तब y की वैल्यू e रेज टू x माइनस एक्स। मैंने यहाँ पे बोला था कि जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है तब y की वैल्यू क्या होती, उसमें e रेज टू x डोमिनेट करेगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब इन्फिनिटी होता। तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है, ये दूसरा इन्फो मिल गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल रहे होते, दैट विल बी e रेज टू x माइनस वन, और उसको जीरो कर रहे होते। तो उससे हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू जीरो मिल रहा होता। फिर x इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग dy बाई डी एक्स का साइन चेक करते हैं उसके आजू बाजू। तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, मतलब नेगेटिव से डिक्रीज किया फिर पॉजिटिव से इंक्रीज कर गया। अच्छा, जब x की वैल्यू जीरो होती तब y की वैल्यू क्या होती, क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल लेते, e रेज टू जीरो माइनस जीरो, मतलब 1 हो गई होती। तो 0,1 एक पॉइंट आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बस इतने से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे अब जल्दी से। ठीक है, x y। तो क्या था कि माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी। सर आप एक सेकंड थोड़ा ऊपर करेंगे। देखो, और ऊपर करूं? नहीं सर, हो गया। माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, मतलब कुछ ऐसा हो गया। प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, मतलब कुछ ऐसा हो गया। 0,1 और यहाँ पे ऐसा ग्राफ, बस काम हो गया वो हमारा। ऐसे टाइप का ग्राफ कुछ बन गया। ठीक है, सर ये राइट वन, साइड में थोड़ा ज्यादा स्टीप होगा ना? हाँ राइट साइड हाँ में सर। थोड़ा ज़्यादा स्टीप होगा, और लेफ्ट साइड में ना वो एक स्ट्रेट लाइन टाइप की चीज हो रही होगी, मतलब साइड में x डोमिनेट कर रहा है, राइट साइड में e पावर। हाँ जब लेफ्ट सर साइड कर्व होता, थोड़ा कर्व ही दिखा देंगे तो चलेगा ना, मतलब क्योंकि कर्व है एक्चुअली वो तो। हाँ वो कर्व ही है, मतलब लेकिन मतलब वो एक लाइन के अलोंग टेंड कर रहा होगा कुछ। ठीक है, क्योंकि जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा होता, -1 हो रहा होता, मतलब वो एक तरीके से ऐसे टाइप का चीज बन रहा होता। एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट उस टाइप का बन रहा होता। और जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तब तो dy बाई डी एक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा होता, बहुत तेजी से बढ़ रहा होता। तो मतलब मेरे को पता है कैसा बनाना चाहिए, वो थोड़ा ऐसे टाइप से। ठीक है, चलो तो अब रेंज वगैरह लिख सकते हैं इससे, इसका रेंज क्या होता? सर 1 to infinity। 1 to infinity. सर आप एक बार लेफ्ट साइड वाला वापस बताओगे? लेफ्ट साइड वाला, देखो लेफ्ट साइड वाला क्या होता कि dy बाई डी एक्स जो होता वो e रेज टू x माइनस वन है। अब जब तुम x को तुम माइनस इन्फिनिटी पुट कर रही हो, जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो
e रेज टू माइनस इन्फिनिटी जो होता वो तो इटसेल्फ 0 हो जाता। मतलब क्या हो रहा होता कि ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन टाइप का बन रहा होता। समझे? ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन टाइप का बन रहा होता। एक मिनट रुको। तो ये सबको समझ में आ गया? यस यस सर। ओके, सो अब तुम लोग का होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि कुछ फंक्शंस लिखो। कि y इज इक्वल टू x इंटू एल एन एक्स, y इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स, फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। फिर चौथा लिख लो y इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। इन चारों के ग्राफ्स ड्रॉ करोगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया था हम लोग ने? ई रेस टू एक्स e पावर x माइनस x। ओके, एक मिनट रुको। सर एक बार थोड़ा नीचे scroll- हम्म, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना, क्वेश्चंस मैंने कॉपी में। एक मिनट। इनको स्क्रीन पे देखो, ये ग्राफ दिख रहा है क्या? जी हाँ सर। सर। यस हम्म, देखो इस ग्राफ की कैसी टेंडेंसी है। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल हो रहा है कि नहीं? सॉरी, हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रहा है ये वाला पार्ट, यस है ना। और यहाँ पे काफी स्टीप हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हो गया हमारा। इसीलिए देखो dy बाई डी एक्स जब x की वैल्यू क्या कहते हैं नेगेटिव हो रही थी, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रही थी, तो dy बाई डी एक्स ऑलमोस्ट -1 हो रहा था। और जब x की वैल्यू बढ़ रही थी तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, बहुत स्टीप वे में ऊपर जा रहा था, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तुम लोग का क्लास होगा ना कोई? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, चलो गुड बाय। सर नोट्स भेज देना ग्रुप पर। नोट्स तो मैं भेज दूंगा, अभी भेज